हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम इमेज स्टेगनोग्राफी प्रोजेक्ट का कोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। वैसे डेमो में आपको पिछले वीडियो लेक्चर में दे चुका हूँ। मैंने दिखाया था कि इसमें 3 पेज रहेंगे, होम, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन वाले पेज में हम एनकोडिंग का काम करेंगे, मतलब यूज़र से एक इमेज लेंगे और टेक्स्ट लेंगे जो हमें इमेज के अंदर हाइड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनकोडिंग परफॉर्म हो जाएगा एंड वापस उसको डिकोडिंग हम यहाँ पे करेंगे। जो इनक्रिप्टेड वाला इमेज है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट हाइड किया हुआ है, उस इमेज को हम वापस लेंगे यूज़र से एंड डिक्रिप्ट करके उस टेक्स्ट का उस इमेज के अंदर जो टेक्स्ट था उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें डेमो आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, एंड नया फोल्डर, नया, बिल्कुल सब कुछ नया बनाते हैं। तो ये सिस्टम जब तक यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ये नेविगेशन बार बनाना है। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेविगेशन बार तो आप कई बार पढ़ चुके हो, कई सारे प्रोजेक्ट्स में पढ़ चुके हो। तो ये हम कोड या तो कॉपी कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से नेविगेशन बार का, या तो फिर W3 स्कूल्स से कॉपी कर लेते हैं। मेन जो है हमारा जो है लॉजिकल कोड हमें तो करना है, जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर है वो करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, W3 स्कूल्स के अंदर चले जाते हैं एंड एक नेविगेशन बार में यहाँ पे ले लूँगा। तो नेविगेशन बार मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर का लेना है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर जाऊँगा। बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप 4 से मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ, तो बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो नेविगेशन बार, ये नेव बार लिखा हुआ ना, नेव बार में आपको जाना है एंड नेव बार में जाके अलग अलग नेव बार आपको यहाँ मिलते हैं। आपको कैसा चाहिए, ऐसा सिंपल वाला चाहिए, सर्च वर्च लगा हुआ तो ज़रूरत नहीं है ना सर्च की तो अभी। ठीक है, तो मैं कौन सा ले लूँगा, मैं टोगल वाला ले लूँगा। मतलब जब छोटी स्क्रीन होती है ना तो वो टोगल हो जाता है, टोगल का एक बटन आ जाता है, कोलेप्सिंग वाला। ठीक है, कोलेप्सिंग दी नेविगेशन बार, ये वाला हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये नेविगेशन बार का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं ये हमारा सिस्टम ओके चालू हो गया। ठीक है, क्या है कि सुबह से सिस्टम चल रहा है तो अब जो है हैंग हो रहा है काफ़ी। ओके, तो चलिए हम आ जाते हैं सी ड्राइव के अंदर। तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था प्रोजेक्ट सी ड्राइव के अंदर, HP ड्राइव के अंदर मैं जेंगो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रखता हूँ। तो यहीं पे मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया स्टेगनो अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम का। या फिर मैं क्या करता हूँ, स्टेगनोग्राफी कर देता हूँ इसको, इमेज स्टेगनोग्राफी। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बना के उसके अंदर रख लो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ बना लो, जैसा आपका मन हो। तो हमने एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लिया, जहाँ पे भी आपको बनाना है, सी में, डी में, जिस भी ड्राइव में बनाना है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको बनाना हो ना, तो वहाँ पे आप ऊपर ये जो लोकेशन होती है उसको सेलेक्ट कर लो एंड इसकी जगह CMD लिख दो। CMD लिख के आप एंटर करोगे। आपको पता होगा, बेसिक्स तो पता ही होगा जेंगो के, नहीं पता है तो मेरे जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप देख सकते हो। ओके, तो नहीं पता है तो बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं। आप कमांड लिखते हो जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया स्टेगनो अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम रख दिया स्टेगनो अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो एक फ़ोल्डर मेरे पास आ चुका है स्टेगनो अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम का। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा एंड फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐप बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, CMD लिखता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे ऐप क्रिएट करने वाला हूँ। तो ऐप क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखते हो, python manage.py स्टार्ट ऐप एंड ऐप का नाम मैंने दे दिया स्टेगनो ऐप। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो उतने ज़्यादा फिर मैं आपको और भी फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाऊँगा। ओके, तो आप देखो ये हमारा एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया। नहीं भी बनाओगे तो बाहर भी आप बना सकते हो प्रोजेक्ट को।
तो मैंने एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है इस फ़ोल्डर ड्राइव में। तो सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर मैंने प्रोजेक्ट बनाया, CMD लिखा था मैंने यहाँ पे, CMD लिखा, CMD विंडो ओपन हो गई। मैंने लिखा Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया स्टेगनो प्रोजेक्ट। एंड उसके अंदर आया था मैं, उसके अंदर आके मैंने फिर से CMD यहाँ पे लिख के एंटर किया था तो CMD फिर से खुला था और यहाँ पे मैंने लिखा था python manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम। तो ये मेरे पास जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर आ चुका है। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कैसे आप ओपन करोगे? आप पाईचार्म ओपन कर लो या VS कोड कर लो। ठीक है, पाईचार्म में कर लेते हैं। ओपन किया एंड एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैंने बनाया है किसमें, HP ड्राइव के अंदर मैंने एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लिया था, जेंगो प्रोजेक्ट्स के अंदर बनाया था। जेंगो प्रोजेक्ट्स के अंदर एक फ़ोल्डर मैंने बनाया था स्टेगनो करके। ठीक है, कभी कभी ना तुरंत नहीं आता। देखो मैंने बनाया था आई थिंक इमेज स्टेगनोग्राफी। ओके, ये आ गया है। कभी नहीं भी आता ना तो एक दो बार यहाँ रिफ़्रेश कर दो, नहीं आ रहा है फिर भी तो फिर से जाके फ़ाइल में जाके ओपन करो। ओके, ये हमारा फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया, बाहर वाले को नहीं सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। एंड ये जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है ना जिसके अंदर मैनेज फाइल है, उसको आप एक बार राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर लो यहाँ पे टर्मिनल में, ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, तो ये देखो वही लोकेशन आ रही है ना, C ड्राइव के अंदर HP ड्राइव मेरा फ़ोल्डर है, उसके अंदर जेंगो प्रोजेक्ट्स फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने सारे जेंगो प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। एंड उसके अंदर आप देखो इमेज स्टेगनोग्राफी नाम का मैंने फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमारा फ़ोल्डर है। मेन तो हमारा ये है स्टेगनो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। इसको अभी रन करने से पहले हम क्या करते हैं, रन करके देखें क्या, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आता है। python manage.py रन सर्वर, एंटर कर दिया तो ये हमारे पास लिंक आ चुका है और ये इस तरीके से ओपन हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हमारा जो ऐप है ना, हमें तो अपनी ऐप पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, views.py को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जिस फाइल में हमें काम करना है, व्यूज़ में काम करना है। एंड जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर एक सब फोल्डर है जो उसी नाम का है, स्टेगनो प्रोजेक्ट नाम का है। उसके अंदर जो urls.py है उसको ओपन कर लेते हैं, settings.py को भी ओपन कर लेते हैं। ये सारी फाइल्स के अंदर हमें काम करना है। एंड उसके अलावा जो ऐप था ना, ऐप में हम राइट क्लिक कर लेते हैं, उसमें एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, मतलब डायरेक्टरी बना लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के अंदर हम सारे HTML पेज बनाएंगे। हम यहाँ पे 4 HTML पेज बनाने वाले हैं। एक रहेगा होम पेज जिसका नाम मैं इंडेक्स रख दूंगा, एक इंक्रिप्शन वाला पेज रहेगा, एक डिक्रिप्शन वाला, एंड एक हम नेविगेशन बार जिसमें बनाएंगे। नेविगेशन बार आप चाहो तो बार बार अलग अलग कोड लिख दो सभी तीनों पेजेस में, ज़्यादा पेजेस तो है नहीं, 3 पेज में बार बार लिख दो, या तो फिर एक बार बना के उसको इंक्लूड कर लो जैसा हम पहले वाले प्रोजेक्ट्स में भी करते हुए आए हैं। ओके, तो पेजेस में बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं पेजेस ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट्स के अंदर मैंने एक HTML फाइल बना ली, इसका नाम दे दिया इंडेक्स। ठीक है, मैंने HTML फाइल सेलेक्ट किया तो .html देने की यहाँ हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस नाम देना है। तो ये आ गया। हम यहाँ पे HTML5 यूज़ करेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं HTML लिखूँगा, ये हिंट में आ जाएगा। ठीक है, HTML5 का ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसी तरह इंडेक्स के बाद में यूज़ कर लेता हूँ एक और फाइल हम बना देंगे इनक्रिप्शन वाली, जहाँ पे हमारा इनकोडिंग होगा। नाम कुछ भी दे सकते हो पेजेस का, तो HTML तो लगाना नहीं है। ओके, इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5। तो ये HTML5 का हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आ गया। एंड एक हम बना देंगे डिक्रिप्शन के लिए, फाइल में जाते हैं HTML फाइल, एंड यहाँ पे कर दिया डिक्रिप्शन.html। सॉरी, HTML नहीं लगाएंगे, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML, हिंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और एक नेविगेशन के लिए बना देंगे, तो सारे बना लेता हूँ मैं एक साथ। navigation.html नहीं लगाएंगे यहाँ पे भी, क्योंकि ऑलरेडी HTML सेलेक्ट किया था मैंने। ओके, ये हमने ले लिया फिर से हमारा
बेसिक स्ट्रक्चर HTML5 का। ओके, उसके बाद हम आते हैं URLs के अंदर। तो इन तीनों पेजेस के लिए हम URLs यहाँ पे बनाएंगे। एंड सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं ना, हमारी ऐप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। URLs तो बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, एंड व्यूज़ भी बनाएंगे। व्यूज़ जो लॉजिक लिखेंगे उसके लिए फंक्शंस हम बनाएंगे व्यूज़ के अंदर, तो सारे व्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें जो है अपने व्यूज़ को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, हमारी ऐप का नाम क्या था, स्टेगनो ऐप। तो जो भी आपने ऐप का नाम रखा है ना, तो मेरी ऐप का नाम था स्टेगनो ऐप, स्टेगनो अंडरस्कोर ऐप। एंड उसके बाद आप लिखोगे इंपोर्ट, एंड जितने भी व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो ये रेड लाइन मेरे ख्याल से इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने अपनी ऐप को यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, हमें यहाँ पे उसकी एंट्री करनी पड़ती है settings.py में। तो ये देखो, ये सारी जो इंस्टॉल्ड ऐप है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो पहले से आती हैं डिफ़ॉल्ट। एंड हमारी ऐप का नाम भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो सबसे टॉप पे ही डाल देते हैं, सिंगल कोट्स लगा दिया। हमारी ऐप का नाम क्या है, स्टेगनो अंडरस्कोर ऐप। एंड यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। कॉमा ध्यान से देना, कॉमा नहीं दोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो, ये लिखना ज़रूरी है इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर। एंड उसके बाद थोड़ा सा काम हम यहाँ पे भी करेंगे लास्ट में। स्टैटिक फ़ोल्डर एक बना लेते हैं। इससे मुझे ध्यान आया कि स्टैटिक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ इमेजेस वगैरह रखेंगे। इमेजेस मुझे ले लेना था पहले, वैसे हमारे पहले वाले प्रोजेक्ट में, वहीं से मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐप पे राइट क्लिक करके एक नया डायरेक्टरी बना देता हूँ, स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैटिक वाला पार्ट होता है, जैसे इमेजेस हो गई जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें बार बार लोड नहीं करवाना है, सर्वर से नहीं लोड करवाना है, हमारे पास जो ऑलरेडी क्लाइंट साइट से ही जो हमारा लोड हो जाए, CSS हो गया, जो भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, CSS हो गया, या फिर हमारा JS हो गया, या फिर हमारा जो इमेजेस हो गई, तो वो हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, स्टैटिक JS, स्टैटिक CSS हम इसके अंदर रखेंगे। ओके, CSS वगैरह तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है, तो इसके अंदर फ़िलहाल हम इमेजेस रखने वाले हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पहले पेज पे, आपको दिख रही थी, ये जो 2 इमेजेस आ रही थी। ओके, तो हम यहाँ पे इसका काम निपटा लेते हैं पहले। कोलेप्सिबल नेव बार, यहाँ से पूरा मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसका काम हो चुका है, इसको मैं हटा दूँगा। नेविगेशन के अंदर जाके ना मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ क्या दिया हुआ है, चलो इसको पूरा हटा ही देता हूँ। ठीक है, नेविगेशन बार के अंदर तो मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आ गई हैं, डिव वगैरह जो आ गया था उसको हटा देते हैं। ठीक है, केवल इतना पार्ट रख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज़ भी हमारे पास इंक्लूड होके मिल गई, वहाँ से कॉपी किया था तो। और नेव बार, ये जो लिखा हुआ है, नेव बार की जगह मैं लिख दूँगा स्टेगनोग्राफी। ठीक है, इमेज स्टेगनोग्राफी लिख दूँगा। ठीक है, वो तो मैं आपको करके दिखाऊँगा डायरेक्टली। पहले हम अपने पहले पेज को रन करके तो दिखाएं। रन करके कैसे दिखाएंगे, ये इधर अभी तक नहीं हटी। फ्रॉम स्टेगनो अंडरस्कोर ऐप इम्पोर्ट व्यूज़, सही तो लिखा है, फिर भी ऐसा क्यों दिखा रहा है, यूज़ नहीं किया इसको इसीलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई व्यू फंक्शन बना लेते हैं ना, तो views.py के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो आप क्या करो, इंपोर्ट करवा लो किसको, जो ज़रूरी लाइब्रेरीज हैं। तो इंपोर्ट करवा लिया मैंने स्टेपिक को। ठीक है, ये स्टेपिक को इंपोर्ट करवाना है, इसी से हम क्या करेंगे, एनकोडिंग डिकोडिंग करेंगे। तो ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मॉड्यूल आप कैसे इंस्टॉल करोगे, आप उसके लिए लिखोगे pip इंस्टॉल स्टेपिक। ठीक है, ये कमेंट में मैं आपको बताया था, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आपको इधर आएगी कि ये मॉड्यूल नहीं है स्टेपिक नाम का, तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल स्टेपिक। ये मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, ये आपको टर्मिनल पे करना है क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है। ठीक है, अभी भी ये इधर आ रही है, मैंने यहाँ पे इसको कर तो दिया है, सेटिंग्स में कर दिया है इसको, इंस्टॉल्ड ऐप स्टेगनो अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, सही है। ठीक है, एक बार इसको Ctrl+C करते हैं, फिर से रन करते हैं। अभी भी ये मैसेज आ रहा है स्टेगनो अंडरस्कोर ऐप, ये ओ सॉरी, स्टेगनो
स्पेलिंग मैंने थोड़ी गड़बड़ लिख दी इसकी, stegno_ape। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चलो जैसा लिख दिया वहाँ पे वैसा यूज़ कर लेते हैं। तो URLs में जाते हैं, स्टेगनो। ठीक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, बट ठीक है, आप सही कर लेना, स्पेलिंग का फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो नाम है एक। ओके, तो ये रन हो गया है और ये इस तरीके से आ रहा है। तो हमें पहला पेज डिज़ाइन करना है फटाफट से। हम आते हैं इंडेक्स के अंदर। तो इंडेक्स के अंदर ना मैं सबसे पहले नेविगेशन बार को यहाँ पे इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेविगेशन को इंक्लूड करवा लिया, परसेंटेज इंक्लूड में मैंने लिखा नेविगेशन बार, नेविगेशन वाला जो पेज था ना, navigation.html। तो ये लिख के मैंने यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी, और इसमें आते हैं हमारा जो था, ये अभी हमारा वाला रन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ठीक है ये है हमारा वाला। तो ये इंडेक्स पेज यहाँ पे कब आएगा, जब हम URL में जाके एक URL क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो एक URL हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ओके, तो इसी तरीके से एक URL पैटर्न हम बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे सी को कॉपी कर लिया, कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहला URL पैटर्न हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं। एंड उसके बाद हमने यहाँ बता दिया कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो मैंने बता दिया व्यूज़ के अंदर एक इंडेक्स फंक्शन में बना दूंगा, उसको मुझे कॉल करना है। अभी नहीं बनाया तो इधर दिखाएगा। एंड इसका कुछ नाम दे दिया, इसका नाम भी मैंने दे दिया इंडेक्स। ठीक है, तो व्यूज़ के अंदर वाला इंडेक्स फंक्शन में यूज़ कर लूँगा। ये जब URL पैटर्न हमें मिलेगा, मतलब जब कुछ भी नहीं रहेगा ना इसके आगे, जैसे अभी जो पोजीशन है इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे जब इनक्रिप्शन रहेगा तो हमारा इनक्रिप्शन वाला फंक्शन कॉल होगा, एंड डिक्रिप्शन रहेगा तो डिक्रिप्शन वाला फंक्शन कॉल करेंगे। अब जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे होम वाले फंक्शन को कॉल करना है, मतलब होम पेज डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर दिया, जो कि हमारे इंडेक्स वाले HTML पेज को रेंडर करवाएगा। तो वो कैसे करवाएगा वो हम करेंगे views.py के अंदर। तो views.py के अंदर आते हैं, हमने एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, इंपोर्ट स्टेपिक, इसको हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम पिलो को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पिलो को भी यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम PIL। तो आपको पिलो भी इंस्टॉल करना है, PIP इंस्टॉल पिलो आप लिखोगे तो पिल को आप यूज़ कर सकते हो। इम्पोर्ट फ्रॉम पिल इम्पोर्ट इमेज। तो यहाँ पे हमने इमेज मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया है, ताकि हम इमेज को ओपन कर पाएँ एंड इमेज पे मैनिपुलेशंस कर पाएँ, सेव कर पाएँ। तो वो सब इसके थ्रू हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पिलो को, PIP इंस्टॉल पिलो, ये कमांड होती है पिलो इंस्टॉल करने के लिए। तो ये कमांड आप यहाँ पे चलाओगे ना, अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक्स आपको पता होंगे कैसे आप इंस्टॉल करते हो, CMD पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो CMD ओपन करके कर लेना। यहाँ पे आप लिख देना PIP इंस्टॉल पिलो। ठीक है, ये लिख के आप एंटर करोगे तो पिलो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। स्टेपिक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल स्टेपिक लिखोगे तो स्टेपिक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन डिफ़ाइन कर दो फंक्शन, कौन सा, इंडेक्स फंक्शन। एंड इसके अंदर हमने लिखा रिक्वेस्ट कॉलन, एंड यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न मैंने कर दिया रिटर्न रेंडर, कौन से पेज को रेंडर करवाना है। तो मुझे रेंडर करवाना है अपने इंडेक्स पेज को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा index.html। तो ये वाला जो फंक्शन है ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ये जस्ट फंक्शन आपके पेज को रेंडर करवा देगा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्टैटिक वाला काम किया था, नेविगेशन दिखाया था, तो इमेजेस एंड उसके अंदर बटन्स लगा दिए थे 2। बाकी डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है, जैसा आप रखना चाहो। तो इसके अंदर तो हमारा केवल स्टैटिक वाला कंटेंट था, तो सिंपली हमने उसको रेंडर करवा दिया। ठीक है, कोई हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट वगैरह सेंड नहीं किया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये आप देखना नेविगेशन आना चाहिए, नहीं आया, क्योंकि देखो यही मिस्टेक दिख रही है, परसेंट मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो जाता हूँ मैं वापस हमारे इंडेक्स पेज पे, ये परसेंट यहाँ कैसे आ गया।
ये तो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, अब तो आ जाए। ठीक है, अब तो नेविगेशन बार आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इमेज स्टेगनोग्राफी। ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक सा डिज़ाइन कर ले। तो बेसिक सा डिज़ाइन मतलब वही है कि सबसे पहले तो आप टाइटल वगैरह देना चाहो तो कुछ टाइटल दे सकते हो, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है तो डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ इमेज स्टेगनोग्राफी प्रोजेक्ट, स्टेगनोग्राफी प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइटल पता है आपको कहाँ पे आता है, टाइटल बार में आता है, यहाँ पे आता है ऊपर टाइटल बार, इमेज स्टेगनोग्राफी प्रोजेक्ट आ गया। एंड उसके बाद हम नेविगेशन बार के अंदर जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं नेविगेशन बार के नीचे, बट फ़िलहाल वो कोडिंग हम पहले अपना जो लॉजिकल कोड है वो कर लेते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज स्टेगनोग्राफी। तो जो भी आपको देना हो नेव बार की जगह वो आप लिख दोगे, प्रोजेक्ट का जो नाम देना हो। तो सपोज़ मैंने लिख दिया इमेज स्टेगनोग्राफी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लिंक दे दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एक होम का लिंक, एक दे दिया मैंने इनक्रिप्शन का। ठीक है, एनकोडिंग यहाँ पे होगा, इनक्रिप्शन एनकोडिंग जो भी नाम देना हो दे सकते हो, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, एंड इसके लिए हम लिंक्स भी दे देंगे। तो अभी हमने सारे पेजेस वगैरह बनाए नहीं है, मतलब पेजेस तो बना लिए हैं, HTML पेज तो बना लिए हैं, बट फंक्शंस नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल दे देता हूँ, मैं स्लैश लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो होम वाला रहेगा ना, होम के लिए तो जस्ट स्लैश से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं दिया है ना, ब्लैंक दिया है, तो ये स्लैश से हमारा काम हो जाएगा। दूसरा जब आप बनाओगे ना तो एक इनक्रिप्शन वाला URL बना दोगे, एक डिक्रिप्शन वाला, दो और बना देता हूँ मैं अभी, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट नहीं करोगे तो अभी इधर आएगी, क्योंकि फंक्शन नहीं बनाया ना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक फंक्शन में कॉल करूँगा व्यूज़ के अंदर बना हुआ, इनक्रिप्शन अंडरस्कोर व्यू नाम का बना दूँगा। ठीक है, एंड इसके लिए मैं दूसरा जो डिक्रिप्शन के लिए फंक्शन बनाऊँगा वो रहेगा डिक्रिप्शन अंडरस्कोर बना दूँगा इसको व्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने बता दिया कौन से URL पैटर्न पे ये फंक्शन को कॉल करना है। तो इनक्रिप्शन जब हम URL पैटर्न देंगे उस पर मुझे ये वाले फंक्शन को चलाना है, एंड डिक्रिप्शन पे डिक्रिप्शन को चलाना है। ठीक है, जब URL पैटर्न मिलेगा डिक्रिप्शन का तो डिक्रिप्शन अंडरस्कोर व्यू को कॉल कर देंगे, एंड इनका नाम भी सेट कर देते हैं। इसका नाम सेट कर देते हैं इनक्रिप्शन, एंड इसका नाम सेट कर देते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। तो कंट्रोल स्लैश से मैंने इन दोनों को कमेंट कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, ओके, क्योंकि ये बनाया नहीं है अभी मैंने। तो अभी इंडेक्स वाला तो बन चुका है, यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आ गया है। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को चेंज किया, रिफ़्रेश करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इमेज स्टेगनोग्राफी होम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आ चुका है, ओके। तो अब हम सबसे पहले हमारा इनक्रिप्शन वाला पेज बना लेते हैं। ठीक है, तो इनक्रिप्शन वाले पेज के अंदर आते हैं, इसका डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो ये वाला एक जो URL है वो अभी मैं हटा देता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ। तो इसका फंक्शन भी मैं बना लेता हूँ और इसका जो डिज़ाइनिंग है वो भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन पहले बना लेते हैं, पहले एक सिंपल फंक्शन तो बना ही लेते हैं, बाकी उसमें हम काम करते रहेंगे। तो एक मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे इनक्रिप्शन, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया ना उसी नाम का बनाना पड़ेगा। तो व्यूज़ के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे इनक्रिप्शन अंडरस्कोर व्यू। तो कहाँ बनाना था, व्यू के अंदर बनाना है यहाँ पे, ओके। तो इसी तरह डिक्रिप्शन वाला भी बना ही लेते हैं, ये रेंडर करवा देगा encryption.html को। ठीक है, इसी तरह एक डिक्रिप्शन के लिए भी मैं बना ही देता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, व्यूज़ के अंदर आते हैं वापस, एंड इसको मैंने कॉपी कर लिया, एक डिक्रिप्शन के लिए बन जाएगा, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। एंड डिक्रिप्शन के लिए जब बनेगा तो उसका फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, इसको ही मैं कमेंट हटा देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ये काम कर लेता हूँ। पूरा लॉजिक अभी फ़िलहाल के लिए नहीं भी लिखता हूँ, तो कम से कम बना के तो रख लेता हूँ। ठीक है, फिर लॉजिक भी हम लिखते रहेंगे।
ठीक है, यहाँ पे लिख दिया डिक्रिप्शन। ठीक है, पेजेस के नाम जो भी आपको देना हो दे सकते हो, फंक्शंस के नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसका डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। बेसिक डिज़ाइनिंग, हमें एक फॉर्म बनाना है जिसमें यूज़र से इमेज लेना है, टेक्स्ट लेना है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ही मैं क्या करता हूँ ना, इंक्लूड कर लेता हूँ किसको, हेड के बाद बॉडी के अंदर आके सबसे पहले यहाँ पे ही मैं इंक्लूड कर लूँगा किसको, नेविगेशन वाले पेज को। तो हम लिखेंगे इंक्लूड नेविगेशन .html। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर अभी लिंक नहीं दिया ना, हमें लिंक दे देना है। तो हम जाते हैं इंडेक्स नहीं, नेविगेशन के अंदर। नेविगेशन के अंदर हम यहाँ पे लगा देते हैं स्लैश करके, जो भी हमारा URL पैटर्न था। देखो मैं दिखाते जाता हूँ, ये URL पैटर्न क्या था, इनक्रिप्शन था। तो ये कॉपी कर लिया आपने, यहाँ पे लगा दिया स्लैश लगा के। डिक्रिप्शन वाला भी लगा सकते हो, अभी तो लगा सकते हो क्योंकि फंक्शन मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ओके, तो अब हम यहाँ इंक्रिप्शन पे जाते हैं। इंक्रिप्शन आ गया, डिक्रिप्शन पे, डिक्रिप्शन पे कुछ नहीं आ रहा, पेज नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके फंक्शन पे हमने डिक्रिप्शन पे क्या हुआ हमारा, व्यू डिक्रिप्शन अंडरस्कोर व्यू कॉल होगा और यहाँ पे डिक्रिप्शन अंडरस्कोर व्यू कॉल हुआ, तो ये डिक्रिप्शन .html को दिखा देगा। बट वहाँ पे कुछ आ क्यों नहीं रहा, खाली खाली ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है यार। डिक्रिप्शन ये क्या दिखा रहा है, अच्छा स्लैश नहीं लगाया क्या, देख लेते हैं, शायद स्लैश नहीं लगाया। स्लैश तो लगा दिया। डिक्रिप्शन यहाँ पे क्या हो गया है, URLs। ओके, यहाँ स्लैश नहीं लगाया। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से ना बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब ये भी एटलीस्ट लोड तो हो जाना चाहिए। कुछ नहीं आ नहीं रहा, कोई बात नहीं है। अभी हम उसमें ले आते हैं। चलो नेविगेशन बार तो लेके आ जाते हैं। तो ये नेविगेशन बार हमने अलग से इसीलिए बनाया ना क्योंकि सभी पेजेस में ही कॉमन रहेगा। ठीक है, डिक्रिप्शन वाला पेज हो, इनक्रिप्शन वाला पेज हो, होम पेज हो, उसमें कॉमन रखना चाहते हैं इसको हम। तो सभी पेजेस में बॉडी में सबसे पहले तो हमने इसको डाल दिया, ये बॉडी में डाल दिया, तो इसमें भी ये नेविगेशन बार तो आ ही जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंट में ये टाइटल हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम डिक्रिप्शन करेंगे, तो मैंने लिख दिया डिक्रिप्शन कर रहे हैं हम अपने इमेज स्टेगनोग्राफी प्रोजेक्ट में, स्टेगनोग्राफी प्रोजेक्ट के अंदर। स्टेगनोग्राफी क्या, जो भी स्पेलिंग होती है अभी मुझे को सही से पता नहीं है, वैसे तो सही लिखा होगा, स्टेगनोग्राफी बोलते हैं ना, इमेज स्टेगनोग्राफी प्रोजेक्ट। ओके, ये लिखा हमने इसमें। और इनक्रिप्शन वाले में चलते हैं। इनक्रिप्शन वाले में भी मैंने टाइटल दे दिया, यहाँ पे हम कर रहे हैं इनक्रिप्शन, यहाँ पे था डिक्रिप्शन और यहाँ पे इनक्रिप्शन। ओके, एंड उसके बाद हम बॉडी में आते हैं एंड यहाँ पे हम फॉर्म बनाने की तैयारी चालू कर देते हैं। फॉर्म बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक डिवीज़न बना लेता हूँ। ठीक है, एक डिव बना लिया। डिव के अंदर मैंने लगा दिया क्लास कंटेनर, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, कंटेनर्स का यूज़ करता हूँ डिव बना के। ठीक है, डिव क्या है, हमारा एक कंटेनर टैग है, तो कंटेनर क्लास लगा दिया बूटस्ट्रैप का। एंड मार्जिन भी दे देंगे, मार्जिन नहीं दे दूंगा ना तो आप देखना क्या परेशानी आएगी। मैं आपको दिखाते भी जाता हूँ। H1 में मैंने सबसे पहले लिख दिया इनक्रिप्ट योर इमेज। ठीक है, ये H1 में लिखा। H1 में देख लेते हैं, ये आ गया हमारा इनक्रिप्ट। देखो आ तो गया है, आया क्यों नहीं है, आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया होगा। नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा पता है आपको, क्योंकि मार्जिन नहीं दिया है। तो मार्जिन दे दो सबसे पहले तो टॉप से 5। ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया होगा, वो नीचे छुपा हुआ होगा इसके, और वैसे तो पेज ही गलत खुला हुआ है। ओके, डिक्रिप्शन वाला पेज खुला हुआ है, लेकिन ये देखो ये लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, इसके पीछे ही छुप जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हेडिंग था तो हेडिंग ने एक लाइन ब्रेक दे दिया। कोई दूसरा टैग होता ना, कोई जैसे हम सपोज़ यूज़ कर लेते, स्पान यूज़ कर लेते, तो मेरे ख्याल से छुप भी सकता था वैसे। ठीक है, छुपा नहीं, चलो अच्छा है, छोटा हो गया। ठीक है, बट कभी कभी वहाँ पे पीछे छुप जाता है। ठीक है, तो चलो ये H1 दे दिया।
h1 दे दिया, नीचे आ गया, और मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा और नीचे कर देते हैं इसको, इतना ऊपर ठीक नहीं है हमारे लिए। मार्जिन दे दिया टॉप से 5, तो ठीक है, मार्जिन भी आ गया अच्छे से। इसको सेंटर में करना है तो सेंटर में कर दो, क्लास इक्वल टू सेंटर लगा दो, टेक्स्ट माइनस सेंटर कर दिया। एंड उसके बाद हम इसमें फॉर्म बना लेंगे, फॉर्म बना लेते हैं एक फॉर्म का मेथड स्पेसिफाई कर दोगे, या तो गेट या तो पोस्ट, तो मैंने इसका मेथड स्पेसिफाई कर दिया पोस्ट। एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक्शन दे दोगे, मतलब सबमिट करने पे आप कहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, तो मैं इसी पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसी पेज का जो URL पैटर्न है वो मैंने दे दिया, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज लगा के URL, एंड URL पेज का जो URL मैंने यहाँ पे दे दिया, URL का जो नाम था इनक्रिप्शन, ओके। एंड हम यहाँ पे क्या है, एक इमेज कंट्रोल बनाएंगे। तो जब भी आप इमेज कंट्रोल बना के इमेज यूज़र से गेट करवाते हो ना, और उसको जब सर्वर साइड पे प्रोसेस करवाते हो, तो आपको ज़रूर लिखना है इनक्रिप्शन टाइप, ठीक है। इनक्रिप्शन टाइप में आप लिखोगे फॉर्म मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म माइनस डेटा, ठीक है। जब भी आप इमेज पे काम करवाते हो, HTML फॉर्म बना के इमेज यूज़र से लेते हो एंड उसको सर्वर पे अगर प्रोसेस करवाते हो, तो इमेज के क्योंकि मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, उसका नाम होता है, साइज होता है, टाइप होता है, ठीक है, उसका टेम्प्रेरी नेम भी होता है सर्वर पे। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएँ तो आपको ये ज़रूर लिखना है इनक्रिप्शन टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म डेटा, ठीक है। ये स्पेशली इमेज कंट्रोल के लिए होता है, जब भी इमेज अपलोड करवाओगे। इमेज अपलोड नहीं करवा रहे हो तो इसको हटा दो, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म में आप क्या लगाते हो, CSRF टोकन तो लगाते ही हो, आपको पता ही होगा, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अंडरस्कोर टोकन, ये तो कंपलसरी है जेंगो में। और उसके बाद हम बना लेते हैं एक डिव, ठीक है। डिव बना के काम करते हैं, डिव में क्लास लगा देते हैं, अच्छी स्टाइलिंग आ जाएगी क्लास लगा के। बूटस्ट्रैप की क्लासेस आप अगर यूज़ करोगे तो फॉर्म माइनस ग्रुप लगा दिया, एंड इस पर एक लेबल लगा देते हैं। लेबल पे मैंने लिखा, सबसे पहले तो हमें यूज़र से इमेज लेना है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट एन इमेज, ठीक है। तो इतना देख लेते हैं, सेलेक्ट एन इमेज एक हमारा लेबल आ जाएगा, ये आ गया लेबल सेलेक्ट एन इमेज। एंड उसके बाद यूज़र इमेज अपलोड कर पाए तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल यूज़ कर लेते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू हमने लगा दिया फाइल, एंड इसमें हमने इसका नाम दे दिया, तो इसका नाम मैंने दे दिया इमेज, ठीक है। और इसको रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, यूज़र को जो है ये फील्ड फिल करना ज़रूरी है, तो रिक्वायर्ड लगा दिया। तो ये हमारा आ गया इमेज कंट्रोल, इस तरीके से आ रहा है। तो इसको स्टाइलिश करने के लिए, इसको डिज़ाइनिंग अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे क्लास लगा देते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म माइनस कंट्रोल, एंड यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से आ गया, बट ये इतना बड़ा बॉक्स नहीं चाहिए हमें। इमेज कंट्रोल में मैं अगर चाहता हूँ कि इतना बड़ा बॉक्स ना आए, तो फॉर्म कंट्रोल इमेज के लिए स्पेशली हम क्या लिखते हैं ना, फॉर्म कंट्रोल फाइल लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो आप बनाते हो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाते हो, तो वहाँ पे आप फॉर्म कंट्रोल लिख दो, बट इमेज के लिए आप फॉर्म कंट्रोल फाइल लिख दो ना, तो ये जो इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म कंट्रोल फाइल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बात इमेज लेने का। अब उसके बाद हमें टेक्स्ट भी लेना है, तो इसी तरीके से एक और डिव बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये तो हमने इमेज ले लिया जिसके अंदर हमें टेक्स्ट को छुपाना है, एंड इसी के नीचे हम क्या करते हैं, एक और सिमिलरली एक और डिव बना के उसमें फॉर्म ग्रुप क्लास लगा देते हैं। एंड अब हमें यूज़र से टेक्स्ट इनपुट करवाना है जो उसको छुपाना है इमेज के पीछे। तो यहाँ पे लिखा एंटर दी टेक्स्ट, आप टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो जो आपको हाइड करना है इमेज के साथ। तो यहाँ पे हमने क्लास लगा दिया, यहाँ पे जस्ट फॉर्म कंट्रोल फाइल की जगह फॉर्म कंट्रोल लिख दोगे, एंड इसका नाम मैंने दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, उसी नाम से फिर आगे आप उसको व्यूज़ में डेटा को फैच करोगे एंड काम करोगे आगे। तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं ना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स ना लगा के टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लेते हैं। तो टेक्स्ट एरिया लगाने से क्या होगा ना, टेक्स्ट एरिया मतलब हम मल्टीपल जो है लाइंस का डेटा डाल सकते हैं। जो इनपुट टाइप इक्वल टू
टेक्स्ट अगर मैं लिखता तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता एंड वहाँ पे तो फिर मैं एक लाइन का टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, एक लाइन में मुझे जितना लिखना है लिख सकता हूँ, बट टेक्स्ट एरिया ज़्यादा अच्छा है, यूज़र मतलब मल्टीपल लाइन का डेटा भी डाल सकता है। नाम इसका टेक्स्ट रख दिया, क्लास दे दिया फॉर्म कंट्रोल, रिक्वायर्ड इसमें भी लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से आ गया। इसमें अगर आपको रोज़ को कुछ मतलब आपको पहले से ही बताना है कि इतनी रोज़ आपको डिस्प्ले हो, 3 रोज़ मैंने कहा डिस्प्ले हो, तो रोज़ 3 लगा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वैसे तो जितना आप इसमें लिखते जाओगे लिख सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल सब कुछ इसमें कुछ कुछ अगर लिख गया तो वो हटा देता हूँ। ओके, अब इसके नीचे एक सबमिट का बटन बन जाएगा। ओके, तो इसी के नीचे एक बना लेते हैं सबमिट का बटन। तो मैंने यहाँ पे बटन टेक का यूज़ कर लिया, या फिर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख के भी आप कर सकते हो। ठीक है, बटन टेक का यूज़ कर लिया एंड बटन का टाइप दे दिया सबमिट, एंड इसमें मैंने क्लास लगा दिया। ठीक है, इसको भी तो मुझे रिस्पॉन्सिव करना है ना बटन को, तो बटन क्लास लगा देंगे और बटन प्राइमरी लिख देंगे ताकि ये हमारा ब्लू कलर का आ जाए। ठीक है, तो ये बटन तो आ गया, बट बटन के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है तो ऐसा खाली आ रहा है, तो सबमिट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो बटन के ऊपर ये सबमिट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया। अब इसका हमें करना है वर्किंग। तो ऐसा ही ना डिज़ाइन हमें डिक्रिप्शन में ही बनाना है, तो पहले डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे या डिक्रिप्शन का भी डिज़ाइनिंग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो डिक्रिप्शन वाले पेज का डिज़ाइनिंग क्या रहेगा, एक बार मैं अगर दिमाग में सोचूं तो उसमें मुझे यूज़र से इमेज लेना है और कुछ नहीं लेना, इमेज बस लेना है। और इमेज लेने के बाद मुझे जो आउटपुट मैसेज आएगा, मतलब जो डिक्रिप्ट होके जो मैसेज मुझे मिलेगा ना, वो डिस्प्ले करना है। तो ये 2 काम करने हैं मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, यही फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा डिव कॉपी कर लेता हूँ ना, पूरा जो डिवीज़न है वो मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको मैंने डाल दिया डिक्रिप्ट वाले पेज में। ठीक है, थोड़ा जगह बना के डाल देते हैं। ओके, इसको भी ना नीचे कर देते हैं। ओके, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो डिक्रिप्शन वाले में भी हमने कंटेनर बनाया, ऊपर से मार्जिन दे दिया टॉप से 5 एंड यहाँ पे हेडिंग हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इनक्रिप्ट की जगह पे, इनक्रिप्ट की जगह पे हमने लिख दिया डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। ये काम हमारा यहाँ पे होने वाला है, डिकोडिंग का काम यहाँ पे होने वाला है, डिक्रिप्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। फिर फॉर्म बना दिया, मेथड दे दिया पोस्ट। ठीक है, URL लगा देते हैं डिक्रिप्शन का, डिक्रिप्शन। ओके, ठीक है, बाकी सब सही है। इनक्रिप्शन टाइप इसमें भी आएगा मल्टीपल पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि इसमें भी हम इमेज यूज़र से अपलोड करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनक्रिप्टेड वाली इमेज को आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड मैंने लिख दिया, इनक्रिप्टेड इमेज को आप सेलेक्ट कर लो एंड यूज़र को एक ऑप्शन दे दो फाइल का, जहाँ पे वो इमेज को सेलेक्ट कर पाए। नाम इसका भी इमेज रख दिया, फॉर्म कंट्रोल फाइल लगा दिया। और टेक्स्ट तो यूज़र से हमें लेना नहीं है, तो इस वाले पूरे डिव को हम हटा देते हैं। बटन एक बना देते हैं सबमिट का, एंड यहाँ पे बटन के अंदर सबमिट लिखना हो तो सबमिट ही लिख दें दो, या फिर मैंने इसका वैल्यू सपोज कर दिया डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट। ओके, तो बटन पे ये लिखा हुआ आएगा, एक बार इसको देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ गया है। तो ये इस तरीके का आ गया है। ओके, इनक्रिप्टेड इमेज फॉर्म हो गया, ये हो गया। इसको थोड़ा और नीचे करना है तो नीचे भी कर सकते हो आप, इसमें चाहो तो मार्जिन लगा दो। जो फॉर्म आपने बनाया था ना, इसमें आप मार्जिन लगा सकते हो। मार्जिन कैसे लगाओगे, पहले तो आप क्लास लगाओगे ना, क्लास लगा दिया, क्लास में आपने मार्जिन दे दिया 5। तो डिज़ाइनिंग तो आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर लेना, आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, अभी मैं डिज़ाइनिंग करने बैठूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नीचे करना है तो इसमें भी लगा देना, आप समझ चुके ही हो। फॉर्म में जाके मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया इसको, कहीं पे भी आप क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना एंड मार्जिन लगा दिया टॉप से 5। ओके, तो ये डिज़ाइनिंग का सारा काम हो गया। अब हमारा मेन जो है लॉजिकल वर्क है, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वहाँ गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये आते हैं, अब सबसे पहले करते हैं इनक्रिप्शन।
तो अब सारा काम views.py का है, थोड़ा सा settings.py में भी काम है। तो इनक्रिप्शन वाले फंक्शन में आते हैं। तो हमें क्या करना है कि यूज़र क्या करेगा, इनक्रिप्शन वाले फॉर्म को, मतलब ये जो फॉर्म है, फॉर्म को फिल करेगा, इमेज फिल करेगा, टेक्स्ट फिल करेगा। तो सबसे पहले तो ये डेटा हमें रिसीव करना है। तो यहाँ पे हम इस डेटा को रिसीव कर लेते हैं। तो हमने लिखा इफ़ रिक्वेस्ट। हमने चेक कर लिया जो रिक्वेस्ट है वो किस टाइप का है, गेट है या पोस्ट है। तो हमने देखा अगर रिक्वेस्ट जो है हमारा पोस्ट है, ठीक है, हमने पोस्ट दिया था, आपको याद होगा फॉर्म में आप देखो मेथड मैंने पोस्ट दिया है। एंड इसके जो नाम है ना कंट्रोल्स के, वो ध्यान से देखो, एक का नाम इमेज है, दूसरे का नाम टेक्स्ट है। यही जो नाम यहाँ दिए ना, उसी नाम से आपको डेटा गेट करना है। तो एक तो आपको वहाँ ध्यान देना है, पोस्ट आपने दिया है तो पोस्ट आपको लिखना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। तो वहाँ पे आप पोस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे जैसा कोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे मेथड आप पोस्ट बताओ। और यहाँ पे सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को हम गेट कर लेते हैं जो यूज़र ने दिया है, या पहले इमेज को गेट कर लो, आपके ऊपर है। तो पहले मैं टेक्स्ट को गेट कर लेता हूँ, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। तो जो मैंने कंट्रोल का वहाँ नाम दिया था वो नाम आप यहाँ लिखोगे। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया था, टेक्स्ट एरिया का नाम क्या दिया था, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को मैंने रिसीव कर लिया और टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में डाल दिया। सिमिलरली इमेज फाइल को आप गेट कर लोगे। अब इमेज फाइल को गेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए आप लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। यहाँ पे आप पोस्ट नहीं लिखते हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फाइल्स लिखते हो। एंड सिंगल कोट के अंदर आपने उस कंट्रोल का नाम बता दिया, जो इमेज हम अपलोड करवा रहे थे उसका नाम मैंने दे दिया था इमेज। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू मैंने रिसीव कर लिया, इमेज फाइल हमें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आप देखो पिलो का यूज़ करके इमेज मॉड्यूल को यहाँ पे लिया है। तो इस इमेज मॉड्यूल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इमेज को यहाँ पे ओपन करवा लेंगे, ठीक है। इमेज पे हमें काफ़ी सारी काम करने हैं, तो वो हम काफ़ी सारी चीज़ें हम कर पाएंगे अगर हम इमेज क्लास को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये मॉड्यूल का नाम भी हमारा इमेज है, एंड इसके अंदर जो क्लास होती है वो भी इमेज होती है, ठीक है। तो इमेज क्लास का यूज़ करके हमने ओपन फंक्शन को कॉल कर लिया। एंड यहाँ पे हमने लिखा इमेज अंडरस्कोर फाइल, ये जो हमारा इमेज फाइल था ना, ठीक है। तो इसको हमने इसको यहाँ पे पास कर लिया। तो एक इमेज ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा इमेज नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो अब इस इमेज के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसको सेव करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें जो भी मैनिपुलेशंस करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इमेज को जो है हाइड करना है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे लिखते हैं न्यू, ठीक है, एक लाइन छोड़ के नहीं लिखते, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। तो अब हमें इमेज को कन्वर्ट करना है। फाइनली हमें क्या करना है, इमेज में टेक्स्ट को हाइड करना है। तो एक फंक्शन बना देंगे जो हमारा ये काम करेगा। तो मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, अभी बनाया नहीं है, पहले मैं कॉल कर लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा। तो मैंने लिखा हाइड टेक्स्ट इन इमेज, ठीक है। हाइड करना है टेक्स्ट को इमेज में। एंड यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर दोनों चीज़ें पास कर दी, हमारी इमेज को भी पास कर दिया, इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज मिल जाएगी, एंड यहाँ पे टेक्स्ट को ही पास कर दिया। टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर वो स्ट्रिंग है जो यूज़र ने प्रोवाइड की है टेक्स्ट एरिया में। तो ये फंक्शन हम बना लेंगे, इस फंक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें रिसीव होंगी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर नीचे कहीं पे भी ये फंक्शन बना लो। चलो मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा मेन जो लॉजिक रहेगा हाइड करने वाला वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा, इस फंक्शन को मैंने बनाया। तो फंक्शन का नाम मैंने दिया है, आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, उसी नाम से आप उसको यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन हाइड टेक्स्ट इन इमेज कॉमा टेक्स्ट, दोनों चीज़ें यहाँ पे रिसीव कर ली। अब इसकी बॉडी बना लेते हैं। बॉडी बना के सबसे पहले हमने क्या कर दिया, अब देखो हमें क्या करना है ना, इमेज के साथ उस टेक्स्ट को एम्बेड करवाना है। तो जो इमेज होती है ना वो तो एक बाइट्स के फॉर्म में होती है, एंड जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, ठीक है। उसको हम पढ़ पा रहे हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, वो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स हैं। तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका टेक्स्ट था, जो आपका टेक्स्ट आप यहाँ पे रिसीव किए हो,
उसको आप क्या करोगे, बाइट्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करवाओगे, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे एनकोड का। ठीक है, तो एनकोड फंक्शन क्या करेगा ना, एनकोड फंक्शन से आप उसको बाइट्स के फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो मैंने लिखा UTF-8 का, UTF-8 क्या है, एनकोडिंग स्कीम है। ठीक है, तो इस एनकोडिंग स्कीम का यूज़ करके मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में, क्योंकि मुझे इमेज के साथ उसको जोड़ना है। ठीक है, इमेज एक अलग तरीके का डेटा है, वो ऑलरेडी UTF-8 के अंदर है, और टेक्स्ट हमारा जो है उसको मुझे UTF-8 में कन्वर्ट करके एनकोडिंग करना पड़ेगा, ताकि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में था वो पहले, तो अब वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में हमें मिल जाए। तो उसको हम डेटा नाम के वेरिएबल में अब रिसीव कर लेंगे। अब उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हम अपना काम कर देंगे, इमेज को और डेटा को, जो टेक्सचुअल डेटा था उसको हमने सीक्वेंस ऑफ बाइट में कन्वर्ट कर दिया था, उन दोनों को आपस में कंबाइन करके हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे स्टेपिक की मदद से, जो ऊपर मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करवाया था, स्टेपिक डॉट एनकोड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से एनकोडिंग हो रहा है। पहले यहाँ पे एनकोडिंग हुआ, UTF-8 जो एनकोडिंग स्कीम होता है UTF-8, उसका यूज़ करके सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में हमारे पास आ जाएगा। फिर दोनों जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं, हमारे पास इमेज है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में, एंड डेटा भी हमारे पास आ चुका है टेक्सचुअल वाला सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में। दोनों को ये स्टेपिक का अंदर जो फंक्शन है एनकोड, वो क्या कर देगा, उनको आपस में एनकोड करवा देगा, तो वो जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इमेज और डेटा आपस में, डेटा मतलब जो टेक्स्ट था वो आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें आप पास कर दोगे, इमेज भी पास कर दोगे और जो डेटा है, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी UTF-8 में इनकोडिंग कर चुके हैं, तो इसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो रिटर्न करवा दिया मतलब ये हमारा इनक्रिप्शन हो चुका है, एनकोडिंग हो चुका है इसके थ्रू। और एनकोडिंग होने के बाद हमें जो नया इमेज मिला है ना, जिसमें हमने टेक्स्ट को छुपा दिया है, उस इमेज को हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया इसके अंदर। अब इसको रिसीव कर लिया तो अब हमें क्या करना है, ये जो नया इमेज है उसको सेव करवाना है। ठीक है, तो सेव करना है, तो सेव कहाँ पे करना है, हम चाहते हैं ना जो भी हमारी इमेजेस हों उसको हमें एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर सेव करवाते जाना है। ठीक है, तो कहाँ पे आपको सेव करना है, तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे फ़ोल्डर बना लोगे कहाँ पे आपको सेव करवाना है। तो ये जो ऐप था ना, ऐप में नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर आप आते हो। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट के अंदर आप एक बना लो नया फ़ोल्डर। ठीक है, ध्यान देना, ऐप के अंदर नहीं बना रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट के अंदर बना रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट के अंदर आके मैंने एक नया फ़ोल्डर बना दिया, सॉरी फाइल नहीं बनाना, फ़ोल्डर बनाना है। तो राइट क्लिक करके फ़ोल्डर कैसे बनाते हो, डायरेक्टरी में जाते हो, न्यू पे जाके डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी पे मैं गया और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर का नाम दे दिया इनक्रिप्टेड नाम थोड़ा सा बड़ा है तो मैं भूल जाता हूँ स्पेलिंग, encrypted_images, कुछ भी नाम दे सकते हो फ़ोल्डर का, इनक्रिप्टेड इमेजेस मैंने दे दिया। तो जो भी हमारी इनक्रिप्टेड वाली इमेजेस रहेंगी ना, जिसके अंदर टेक्स्ट हाइड किया होगा, वो इसके अंदर आती जाएंगी। तो कैसे आएंगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा ना कुछ काम करना पड़ेगा। हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी हमें वो लोकेशन बतानी पड़ेगी, तभी तो वो लोकेशन वहाँ पे फाइंड हो पाएगी। हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो मीडिया है वो हमें कहाँ रखना है। जो भी यूज़र मीडिया देगा तो मीडिया वो कहाँ पे रखना है, तो मीडिया का URL हमें बताना पड़ेगा। तो आप लिखोगे media_URL एंड यहाँ पे आपने लिख दिया स्लैश, लगा के लिख दिया /media, सॉरी स्मॉल लेटर में आप कर देना /media एंड उसके बाद आपने मीडिया रूट बता दिया, media_root। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे os.path.join एंड यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे हमारी जो बेस डायरेक्टरी है। ठीक है, बेस डायरेक्टरी मतलब जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर हमारा एक और फोल्डर है। ठीक है, हमारा जो मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर हमारा फोल्डर है किस नाम से, encrypted_images नाम से, encrypted_images स्मॉल लेटर में है, encrypted_images। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर हो गया encrypted_images, तो वो नाम मैंने यहाँ बता दिया। एंड यहाँ पे इधर आ रही है OS पे, तो इंपोर्ट कर दो OS को। ठीक है, इस मॉड्यूल को आपको यूज़ करना है, OS मॉड्यूल को।
तो यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट OS। ठीक है, तो ये नीचे जो रेड लाइन थी ना वो हट जाएगी। ओके, os.path.join बेस डायरेक्टरी इनक्रिप्टेड अंडरस्कोर इमेजेस एंड एक स्लेश भी लगा दो। ठीक है, यहाँ पे दे दिया स्लेश मीडिया स्लेश। ओके, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद आप वापस आते हो व्यूज़ के अंदर, एंड अब हम बात कर रहे थे कि हमें इमेज को सेव करवाना है। ठीक है, तो इमेज का पाथ हमें बताना पड़ेगा कि सेव करवाना है तो कहाँ पे सेव करवाना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इमेज अंडरस्कोर पाथ, एंड यहाँ पे मैंने उस फोल्डर का नाम दे दिया सबसे पहले तो जहाँ पे हमें सेव करवाना है। तो फोल्डर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इनक्रिप्टेड अंडरस्कोर इमेजेस नाम का, इनक्रिप्टेड अंडरस्कोर इमेजेस। ठीक है, ये फोल्डर का नाम लिख दिया मैंने इनक्रिप्टेड अंडरस्कोर इमेजेस। के अंदर मुझे अपनी इमेज को रखना है, एंड उसके बाद किस नाम से रखना है, तो जो उसका ओरिजिनल नाम था ना उसी नाम से मुझे रखना है। तो ये जो हमें इमेज यहाँ मिली थी ना request.files से, वो इसके अंदर थी। तो इमेज का जब फाइल गेट करना होता है ना तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डॉट नेम लगा देते हैं इसके आगे। तो इमेज का जो ओरिजिनल नाम था वो मैंने गेट कर लिया अपलोड करते समय जो नाम था। ठीक है, और भी चीज़ें गेट कर सकते हो इससे, साइज गेट कर सकते हो, जो उसका सर्वर पे टेम्परेरी नाम है वो गेट कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मुझे उसका ओरिजिनल नाम गेट करना था तो मैंने डॉट नेम लगा दिया, बट ओरिजिनल नाम तो रहेगा, उसके आगे मैं जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे न्यू, क्योंकि हमारा वो नया इमेज बन जाएगा ना। ओरिजिनल इमेज, उसके आगे मैंने कीवर्ड लगा दिया, मतलब कीवर्ड समझो या स्ट्रिंग समझो, इस कीवर्ड तो नहीं है, स्ट्रिंग है, मतलब उसके नाम में जोड़ दिया। जैसे ABC नाम था तो मैं क्या कर दूंगा, उसको न्यू अंडरस्कोर ABC कर दूंगा, क्योंकि वो फाइल अब इनक्रिप्ट होकर नई फाइल आ चुकी है न्यू। कुछ भी एक मतलब जोड़ दो आप अपने से। ठीक है, कुछ भी उसमें एक रैंडम नंबर जोड़ दो, उसके लिए तो फिर अलग लॉजिक को लगाना पड़ेगा। तो मैंने अभी न्यू लगा दिया। ठीक है, ABC नाम है फाइल का तो न्यू अंडरस्कोर ABC हो जाएगा। नाम अगर XYZ है तो न्यू अंडरस्कोर XYZ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया, एक स्ट्रिंग को यहाँ पे जोड़ लिया। ठीक है, कॉन्केटेनेशन किया हुआ है प्लस से, कीवर्ड नहीं है वो, इनक्रिप्ट स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को जोड़ लिया हमने। ओके, तो ये तो हमें पाथ मिल गया इनक्रिप्टेड इमेजेस के अंदर हमें रखना है। एंड ये पाथ रिकॉग्नाइज तभी होगा ना जब ये सेटिंग्स के अंदर आप ये लिखोगे कि हमने बता दिया है कि मीडिया हमारा यहाँ पे जाना चाहिए इनक्रिप्टेड अंडरस्कोर इमेजेस के अंदर। तो ये इनक्रिप्टेड इमेजेस के अंदर जाएगा, और फाइल का जो नाम था वो रहेगा ओरिजिनल नाम, उसके आगे न्यू अंडरस्कोर मैंने जोड़ दिया। तो क्या होगा ना, ये पूरा पाथ एक हमारा बन गया। अब इस पाथ पे हमें उस फाइल को सेव करवाना है। तो फाइल को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इमेज था ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं सेव करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, जैसा मैंने कहा था। तो अब मुझे सेव करवाना है, तो मैंने यहाँ पे जो नया इमेज आया था उसको सेव करवाना है, ये न्यू इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू इमेज डॉट सेव, एंड इसके अंदर मैंने दे दिया हमारा पाथ दे दिया। ठीक है, किस पाथ पे सेव करना है, तो एक पाथ नाम का वेरिएबल बना के पूरा पाथ मैंने उसमें डिफ़ाइन कर दिया है, तो उसी पाथ पे मुझे सेव करना है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। तो इतना करने से मेरी फ़ाइल जो इनक्रिप्ट होके आएगी वो सेव हो जानी चाहिए। सेव होने के बाद ना हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं। ठीक है, जब मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने इमेज को सेलेक्ट किया, एंड इमेज को सेलेक्ट करने के बाद जब उसने इमेज को अगर सक्सेसफुल हाइड कर दिया तो एक मैसेज आ जाए उसके पास। तो यहाँ पे नहीं, सबसे ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज नाम का पहले वेरिएबल बना लेता हूँ, शुरू में उसमें ब्लैंक रख लेता हूँ। ठीक है, शुरू में इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब अगर हमारा ये इमेज जो है सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो हमें एक मैसेज देना है कि हमारा जो इमेज है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया मैसेज का, मैसेज डॉट मैसेज इक्वल टू करके जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो मैंने लिख दिया। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड, टेक्स्ट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड इन दी इमेज। तो जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, तो मैंने लिखा टेक्स्ट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड इन दी इमेज, एंड उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न रेंडर लगा देंगे, एंड रेंडर करवाते समय ये जो मैसेज है ना उसको पास कर देंगे डिक्शनरी के फॉर्म में। या तो डिक्शनरी के फॉर्म में पास करो या फिर लोकल्स लिख दो, लोकल्स के थ्रू भी क्या होता है ना,
सब कुछ पास हो जाता है, जितने भी लोकल वेरिएबल हैं इसके अंदर सब पास हो जाएंगे। ठीक है, ये मैसेज है, इमेज पाथ है, सब पास हो जाएंगे। यूज़ तो हालांकि हम मैसेज का करेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे स्टेपिक के अंदर ये रेड लाइन आ रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब मेरा पाईचार्म ना उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है। बाकी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, कभी कभी टाइम भी लगता है, अभी क्योंकि कल ही इंस्टॉल किया था स्टेपिक को, तो नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इंस्टॉल हो चुका है, वर्क कर रहा है। ठीक है, मैसेजेस के लिए तो मुझे शायद कुछ डालना पड़ेगा क्या? मैसेजेस के लिए काम ऐसे ही हो जाएगा, नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब क्या करते हैं हम, जो मैसेज दिखाना चाहते हैं ना वो यहाँ पे दिखा देंगे। ये जो हमारा डिव ख़त्म हुआ था ना, डिव ख़त्म होने के बाद उस मैसेज को हम पास करेंगे तो मैसेज को हमें डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा ना, तो इनक्रिप्शन वाले पेज पे आके वापस हम उस मैसेज को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो मैसेज के लिए मैंने क्या किया ना, जस्ट वेरिएबल को यूज़ कर लिया है, कोई मैंने अलग से तो कुछ मैंने लिया नहीं है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया मैसेज नाम का, उसके अंदर ब्लैंक रख दिया, एंड यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे दे दिया, मैसेज नाम के वेरिएबल में डाल दिया कि अगर हमारी सारा काम हो जाता है, ये सारी लाइन सक्सेसफुली चल जाती हैं, कुछ गलती होगी तो ये चलेगा ही ना, गलती होगा तो नहीं चल पाएगा ये सब, मतलब ये मैसेज के अंदर डेटा आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ, मैसेज के अंदर ब्लैंक ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर सक्सेसफुली सब कुछ हो जाता है तो ये लाइन भी चलेगी, मैसेज के अंदर ये डेटा जाएगा, टेक्स्ट हैज़ बीन एनक्रिप्टेड इन द इमेज। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को मैंने यहाँ पास कर दिया, उस मैसेज को मैं चेक कर लूँगा कि अगर मैसेज के अंदर डेटा है, ठीक है, अगर तो मैसेज के अंदर डेटा है तो आप उस डेटा को दिखाओ। ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं दिखाओ, नहीं है तो दिखा भी दोगे तो कुछ दिखेगा नहीं ना। तो ये है, शुरू में ब्लैंक है, मतलब डेटा तो आएगा, मतलब मैसेज वेरिएबल जो है पास तो किया है, तो डेटा जब होगा ही नहीं तो वो दिखा क्या पाएगा, कुछ नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो जब सक्सेसफुल सब कुछ हो जाएगा तब जब दिखाएगा तो डेटा आपको दिखेगा भी। ठीक है, जैसे मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, उसके अंदर कुछ डाला नहीं तो आपको कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पैराग्राफ बना दिया, उसके अंदर मैसेज को डिस्प्ले कर दिया, तो अब मैसेज के अंदर कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं डिस्प्ले होगा ना। तो ये है इसकी कहानी, मतलब दिख तो रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कैसे दिखेगा? ठीक है, तो मैसेज वेरिएबल हमने बनाया है, उसको चेक कर लिया, एंड इसको सेंटर में कर देते हैं, जो मैसेज आएगा वो सेंटर में आ जाए। तो मैंने कर दिया इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन तो कैसे लगाओगे? अलाइन के थ्रू लगाओगे ना, अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देते हैं नॉर्मली, यार एट्रीब्यूट होता है ना पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो इतना काम ना पहले करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक इमेज, डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ इमेजेस होंगी, जहाँ पे भी आपके सिस्टम में है। तो मेरी इमेजेस कैसे कैसे दिख रहा है यहाँ पे, सही से विजिबल भी नहीं हो रही इमेजेस। मैं यहाँ पे एक ना पीएनजी इमेज ले लेता हूँ। तो अभी जो है ना हमारा ये पीएनजी इमेजेस पे काम करेगा, YCT एकेडमी। ठीक है, तो ये मैंने इमेज ले लिया, एंड इमेज के अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, सबमिट कर दिया। ओके, सक्सेसफुल, टेक्स्ट हैज़ बीन एनक्रिप्टेड इन द इमेज। तो काम हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। देख लेते हैं इमेज आया कि नहीं आया। इनक्रिप्टेड इमेजेस के अंदर इमेज आ चुका है दोस्तों। तो इनक्रिप्शन का काम हो चुका है कि नया एक इमेज इनक्रिप्ट होकर हमारे पास इसके अंदर आ चुका है। पीएनजी हमने नहीं डाला था, देखो मैंने सबमिट किया तो इसके अंदर इमेज आ गया। तो सब कुछ सही किया है ना, तो आपका ये इमेज आने वाला है। वैसे मैं आपको कोड देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, बट आप खुद से ट्राई करो तो बहुत ही अच्छा है। बट फिर भी फंस जाते हो तो आप गलतियाँ जो होंगी उसको सुधार सकते हो मेरे कोड से। ओके, तो इनक्रिप्शन वाला काम हो चुका है, अब डिक्रिप्शन वाला काम करना है। और यहाँ पे ना एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अभी जो है ना पीएनजी पे काम होगा, जेपीजी पे काम करना है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ 3-4 लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा, अभी हमारा जेपीजी पे काम नहीं हो पाएगा। तो अब आते हैं पहले डिक्रिप्शन पे, डिक्रिप्शन कर लेते हैं। डिक्रिप्शन का हम लॉजिक यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये आ गए हम डिक्रिप्शन वाले फंक्शन पे, एंड यहाँ पे हम अपने views.py फाइल के अंदर डिक्रिप्शन वाला जो व्यू है उसमें हम कोड करने वाले हैं। तो इसका टास्क क्या है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो इमेज है उसका डेटा रिसीव करना है। यहाँ पे फॉर्म पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक इमेज नाम का हमने जो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिया है,
इसका जो डेटा है वो हमें रिसीव करना है, ठीक है। मतलब इमेज को हम रिसीव कर लेंगे एंड उसके बाद हमें डिक्रिप्ट करके उसमें से टेक्स्ट को निकालना है। तो जो टेक्स्ट निकल के आएगा ना उसको कहीं पे रखेंगे, किस में रखेंगे, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में रखेंगे, ठीक है। तो अभी उसको ब्लैंक छोड़ दिया, हमें मेन तो हमारा टारगेट यही है, हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा टेक्स्ट? सबसे पहले तो आप यूज़र क्या करेगा, इमेज देगा, वहाँ पे इमेज अपलोड करेगा जो इनक्रिप्टेड वाली इमेज है, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपना टेक्स्ट जो है छुपा के रखा है, हाइड करके रखा है। तो आपने लगा दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड, आपने दे दिया पोस्ट, फिर आपने यहाँ पे उस इमेज को पहले तो निकाल लिया, इमेज फाइल को गेट कर लिया। तो रिक्वेस्ट डॉट मैंने लगा दिया यहाँ पे फाइल्स, जैसा हमने ऊपर किया था, एंड यहाँ पे उस फाइल कंट्रोल का नाम क्या था, इमेज था। तो उस इमेज को हमने ले लिया इमेज अंडरस्कोर फाइल में। अब हम ओपन कर लेंगे इमेज को, तो जैसा ऊपर लिखा था इमेज डॉट ओपन, एंड इसके अंदर हमने अपनी इमेज फाइल को पास कर दिया, एंड यहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ उसको हमने इमेज नाम के वेरिएबल में गेट कर लिया, ठीक है। अब हमें जो है हमारा जो टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इमेज हमारे पास आ चुकी है, तो एक्सट्रैक्ट करने का जो मैं काम करूँगा ना, तो वो एक फ़ंक्शन के अंदर करूँगा। जैसे फ़ंक्शन बना के करोगे तो अच्छा रहता है, जैसे ऊपर हमने फ़ंक्शन बना के किया था ना, एक फ़ंक्शन को कॉल कर दिया था, वैसे ही फ़ंक्शन बना के मैं काम करूँगा। तो मेन जो लॉजिक है ना वो एक्सट्रैक्ट करने वाला, वो इसके अंदर लिखा रहेगा, तो वो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, एंड इसके अंदर मैंने उस इमेज को पास कर दिया, ये जो इमेज हमारे पास था उसको पास कर दिया, एंड जो एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास टेक्स्ट आएगा उसको हम रिसीव कर लेंगे ऊपर जो हमने टेक्स्ट वेरिएबल बनाया था उसमें। एंड जो भी हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल यूज़ किए हैं उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने बनाया नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे इधर आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ऊपर नीचे कहीं पे भी आप इसको बना सकते हो। चलो इसको नीचे बना लेते हैं, पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, डिफ़ाइन लगा दूँगा, फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। कॉल तो कर लिया, अब यहाँ पे जैसे ही कॉल किया तो कंट्रोल सीधे इस लाइन पे कॉल किया तो कंट्रोल सीधे यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारा इमेज रिसीव हुआ। अब इमेज को हमें करना है डिकोड, ठीक है। ऊपर हमने एनकोडिंग किया था, उसी तरह यहाँ पे डिकोडिंग करना है। तो स्टेपिक का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जैसे स्टेपिक के थ्रू हमने एनकोड करने के लिए एनकोड लिखा था ना, अब डिकोड करने के लिए डिकोड लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने उस इमेज को पास कर लिया, तो ये इमेज को डिकोड करके हमें देगा, एंड उस डिकोडेड डेटा को हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। अब ये इमेज को डिकोड करके तो देगा, लेकिन ये जब डिकोड करके देगा ना तो उसमें से जो टेक्स्ट था वो तो हमें मिल जाएगा इसमें डेटा में, लेकिन जो टेक्स्ट हमें मिलेगा ना वो बाइट्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसको हमें ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स के फॉर्म में दिखाना है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हमें यहाँ मिल जाएगा, लेकिन उसको हम जो है किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें पूरी तरीके से डिकोडिंग होके नहीं मिला है, ठीक है, कभी कभी ना डिकोड होके मिल भी जाता है, मैंने देखा था पहले, मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई थी, तो हमें एक बार तो मुझे डेटा मिला, दूसरी बार मैंने किया तो नहीं मिला, तो इमेजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिकोडिंग करके हमें पूरी तरीके से जो है कैरेक्टर फॉर्म में डेटा अगर नहीं मिल पाया तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, इफ़ लगा के मैंने लिखा इज़ इंस्टांस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ इंस्टांस जो हमारा डेटा है अगर वो बाइट्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो बाइट्स के फॉर्म में अगर डेटा मिला है तो मुझे तो उसको जो है वापस पूरी तरीके से डिकोड करना है ताकि वो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर के फॉर्म में दिख पाए। तो आप क्या करो, उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, डिकोड कर दो पूरी तरीके से। तो आपने क्या किया, डेटा को फर्दर डिकोड करने के लिए डिकोड का यूज़ किया, एनकोड का नहीं, डिकोड का यूज़ किया। एंड जैसे ऊपर हमने एनकोडिंग कर दिया था UTF-8 का यूज़ करके, तो उसी तरह UTF-8 का यूज़ करके हम डिकोड करेंगे। ये एनकोडिंग स्कीम होती है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हमने डिकोड किया,
डिकोड करने के बाद हमने रिटर्न करवा दिया डेटा को, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न तो यहीं पे करवा दिया। तो अगर जो है यहाँ पे कंडीशन लगाई है मैंने, वैसे तो हम नॉर्मली डिकोड रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, या तो डेटा को रिटर्न करवा दो यहाँ पे। ये रिटर्न कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब अगर जो है ना हमारा जो डेटा है वो उसमें अभी बाइट्स के फॉर्म में है, तो ये वाला रन होके रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर जो है वो बाइट्स के फॉर्म में नहीं है, कैरेक्टर फॉर्म में आ चुका है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न करवा दो, ठीक है। ठीक है, तो ये तभी चलेगा जब बाइट्स के फॉर्म में होगा वो, ठीक है। बाइट्स के फॉर्म में नहीं है, ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी ये कंडीशन लगा दी, क्योंकि मैंने कहा ना कभी कभी इधर आती है, ठीक है, इमेजेस पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया, इतना हो गया, इतना होने से मेरा ख्याल से काम हो जाएगा, डिकोड पीएनजी वाले के लिए तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं, वापस जाते हैं डिक्रिप्शन पे अब। और हाँ, एक काम तो किया नहीं, हमें मैसेज भी तो दिखाना है। मैसेज जो टेक्स्ट हमें मिला ये हमने पास किया और दिखाया कि नहीं दिखाया, नहीं दिखाया ना अभी। यहाँ पे देखो यार, ध्यान देना है आपको, डिक्रिप्ट करने के बाद हमारा क्या काम है, हमें उस मैसेज को डिस्प्ले करवाना है जो डिक्रिप्ट होने के बाद इमेज के पीछे जो हमने हाइड किया था उसको सामने वाले को दिखाना भी तो है। तो यहाँ पे देखो हमने टेक्स्ट को पास किया, जैसे यहाँ पे हमने मैसेज को पास किया था ना ऊपर, उसी तरह यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को पास किया है, ठीक है। टेक्स्ट है, लोकल्स के थ्रू मैंने पास कर दिया। अब टेक्स्ट के अंदर शुरू में कुछ नहीं था, एक्सट्रैक्ट होके आएगा तो उसको पास कर दिया, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं उसी तरीके से कंडीशन लगा देता हूँ जैसे यहाँ पे लगाई थी। चाहो तो इसी को कॉपी कर लो। अब जैसे आपको दिखाना हो, पैराग्राफ में दिखाना हो तो पैराग्राफ में दिखा दो, या फिर आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिवीज़न, डिव टेक का यूज़ कर लेता हूँ। एंड डिव में थोड़ी कुछ क्लासेस लगा देते हैं थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैंने डिव क्लास लगा दिया यहाँ पे, क्लास के अंदर मैंने कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर दी, अलर्ट यूज़ कर लिया, अलर्ट सक्सेस यूज़ कर लिया। एंड उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन भी दे दिया, मार्जिन टॉप से दे दिया 3। एंड H4 के अंदर मैं डेटा को दिखा दूँगा, थोड़ा बड़ा साइज का दिखा देंगे। पहले H4 के अंदर तो मैं एक मैसेज दे दूँगा कि ये हमारा डिक्रिप्ट होके मैसेज आया है, डिक्रिप्टेड अंडरस्कोर टेक्स्ट, अंडरस्कोर नहीं डायरेक्ट लिख देते ना, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, डिक्रिप्टेड। अब जैसा भी दिखाना हो, हेडिंग H4 में दिखाना है या फिर पैराग्राफ वगैरह लगा के दिखाना है तो पैराग्राफ में दिखा दो। सेंटर में करना है तो इस पूरे को ना सेंटर में कर लो आप, ठीक है। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट को दिखा दिया। तो अगर मैसेज नहीं, इस बार टेक्स्ट लिखना है, ध्यान देना। वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा है, टेक्स्ट रखा है ना, देखो ये टेक्स्ट भेजा है ना, यहाँ से टेक्स्ट वेरिएबल था, टेक्स्ट को भेजा है, ऊपर मैसेज भेजा था तो मैसेज लिखा था। तो ये हमने चेक कर लिया, उसके अंदर जो अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ डेटा है तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, ठीक है, सब कुछ सही है, ओके। तो ठीक है, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए। तो डिक्रिप्ट करने के लिए इमेज सेलेक्ट करते हैं, मैं जाता हूँ सी ड्राइव में, सी नहीं, मैंने कहाँ बनाया था, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना उस लोकेशन पे। सी में था मेरा HP ड्राइव के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर जाके मुझे उस इमेज को निकालना पड़ेगा। तो मेरा जो था स्टेगनो नाम से प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारा फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है वो। तो मैंने किस नाम से बनाया था, इमेज स्टेगनोग्राफी नाम से। एंड प्रोजेक्ट के अंदर ये इनक्रिप्टेड इमेज हमारे पास आ रही हैं, इनक्रिप्ट होके ये आ गया। अब इसको डिक्रिप्ट कर देते हैं तो ये डिक्रिप्ट होके आ गया यार, मतलब कमाल हो गया हमारा। PNG के लिए तो काम हो गया, JPG के लिए करता हूँ। JPG के लिए अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको एंड कोई JPG इमेज लूँगा ना, तो JPG के लिए तो अभी ये काम नहीं करेगा जहाँ तक मुझे पता है, तो वो मैं आपको करके दूंगा। JPG के लिए भी काम करेगा, परफेक्ट काम करेगा एकदम। सपोज़ ये ले लिया इनक्रिप्शन वाला इमेज एंड इसको नाम ही इनक्रिप्शन है इसका, तो मैंने लिखा हेलो, सबमिट कर दिया, तो टेक्स्ट हैज़ बीन इनक्रिप्ट तो हो गया, इमेज चले भी गया होगा। इसके अंदर एक और इमेज आ गया है, सक्सेसफुली आ गया है।
एंड डिक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करने जाते हैं और जेपीजी को मैंने ले लिया। ये भी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जेपीजी फॉर्मेट इनकम्पेटिबल विथ स्टेगनोग्राफी लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये इनकम्पेटिबल है। तो कैसे हम अब जेपीजी पे कैसे काम करेंगे एंड कैसे हम अपने पहले पेज को डिज़ाइन करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा 5-5 लाइन का कोड दोनों में लिखना है। इनक्रिप्शन के अंदर, इनक्रिप्शन वाले फंक्शन के अंदर भी 4-5 लाइन का जो कोड रहेगा वो करेंगे। व्यूज़ के अंदर मतलब पहले चेक कर लेंगे कि अगर पीएनजी वाला इमेज है, ठीक है, अगर पीएनजी नहीं है, पीएनजी में तो काम करता ही है। पीएनजी में क्यों करता है ना, क्योंकि पीएनजी जो फॉर्मेट होता है ना वो लॉसलेस फॉर्मेट होता है। ठीक है, बाकी जो जेपीजी वगैरह है वो लॉसी फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो इमेज है अगर वो नॉट पीएनजी है तो उसको टेम्परेरी हम एक बफर मेमोरी बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो वो कोड हमें दोनों में लिखना पड़ेगा, इनक्रिप्शन वाले फंक्शन में भी, डिक्रिप्शन वाले फंक्शन में भी। एंड उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक जो बेसिक जो डिज़ाइनिंग बनाया था ना और एक फुटर लगाया था, वो सारा काम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।